एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज की जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता सन 1978 से आज तक की पॉलिटिक्स करते आए हैं। यूं कह सकते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं और तेज तर्रार नेता रहे हैं। और जाना माना नाम मेजर विजय सिंह मनकोटिया जी के पास हम बैठे हुए हैं। मेजर साहब से तमाम बातें करने की कोशिश करेंगे। आगामी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी मेजर साहब को बुलावा दे रही थी, मेजर साहब ने मना किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ इनकार किया। मेजर साहब की आगामी भविष्य की क्या योजनाएं हैं और प्रदेश में ये जो आगामी चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, सारे सवालों के सारे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत के माध्यम से जो आप कोने कोने में हमारी खबरें पहुंचाते हैं उसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। और बड़ा इफ़ेक्टिव आपका जो यह मीडियम है, बहुत इफ़ेक्टिव है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। भगवान करे आने वाले समय भी आप और भी सक्रिय हों और आपके साथ जो आपकी क्या कहते हैं टीआरपी जी वो और बढ़ती जाए, ये मैं आशा करता हूँ, दुआएं करता हूँ। सर मेजर साहब सबसे पहले तो उसी सवाल से शुरू करेंगे। एक कह सकते हैं संचार क्रांति का मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम जी का निधन हो गया। बहुत वर्षों तक आपने उनके साथ काम किया, सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहेंगे? दुखद समाचार मिला पंडित जी के निधन का और काफ़ी लंबे अरसे से मेरे ख्याल जूझ रहे थे कोई ना कोई बीमारी से, लेकिन बड़े हिम्मत वाले थे, बहुत हिम्मत वाले थे। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर परमार के बाद ऐसा सुलझा हुआ व्यक्ति जो हमारी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आया और फिर देश की राजनीति में जब उनको प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने चुना और मंत्री का ओहदा दिया तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। यहाँ भी मेरे ख्याल उनके पास प्रमुख पोर्टफोलियो थे, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास पीडब्ल्यूडी का था, तो बाखूबी से उन्होंने अपना काम यहाँ निभाया। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ उतनी भी कम, लेकिन एक अफसोस रह गया हमें कि अगर ऐसा काबिल इंसान राजनीतिज्ञ कहीं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता और वो भी कांग्रेस पार्टी का उनका बड़ा लंबा रिश्ता था, डॉक्टर परमार के टाइम से रिश्ता बना आ रहा था, तो मैं समझता हूँ कि शायद जब मैं पीछे इतिहास की तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर परमार के बाद कांग्रेस में वो सबसे काबिल और योग्य मुख्यमंत्री होते। किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि हम भी जब ये शोडाउन हुआ था, पॉलिटिकल शोडाउन कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, उस वक्त हमने भी तरफदारी जो की थी वो वीरभद्र सिंह की ही की थी। लेकिन शायद उस वक्त मेरे ख्याल कहीं ना कहीं पंडित सुखराम जी, हालांकि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का हाथ उनके ऊपर था, वो चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो आंकड़े थे वो उनके बरखिलाफ गए, वो जोड़ ना पाए इतने लोग। लेकिन वो एक मौका था और कहीं अगर बागडोर हिमाचल प्रदेश की उनके हाथ में चली जाती तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे ढंग से वो हिमाचल प्रदेश का विकास करवाते, निर्माण करवाते, सबको जोड़ रखते। वो उनमें काबिलियत थी, सबसे बड़ी काबिलियत थी कि मैंने आज दिन तक जितना मेरा उनके साथ संबंध रहा, आवाज़ उठा के कभी किसी के साथ उन्होंने बात नहीं की और सबकी बात सुनने का उनके पास समय था और अपने विभाग, जो भी विभाग थे, उनको कैसे चलाना था, ब्यूरोक्रेसी को कैसे चलाना, वो जानते थे, बड़े इसमें माहिर थे। तो आज उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। भगवान करे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। एक बहुत बड़े उच्च दर्जे का नेता हम आज खो बैठे हैं और उनके परिवार को हम संवेदना अपनी प्रकट करना चाहेंगे। जी सर, बहुत वर्षों तक मेजर साहब ने पंडित सुखराम जी के साथ काम किया, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। सर थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से प्रदेश का माहौल दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, यूँ कह सकते हैं, जिस तरीके से खालिस्तान की जो एंट्री या यूँ कह सकते हैं हिमाचल में हो रही, जिस तरीके से विधानसभा इतने अव्वल दर्जे की जगह जहाँ पर गेट के बाहर
खालिस्तानी झंडे लगा दिए जाते हैं। हिमाचल की सतर्कता में कितनी चूक आप समझते हैं और कितना ज़्यादा नुकसान इन घटनाओं से होगा? हालांकि गिरफ्तारी जो है वो एक हो गई है, मोरिंडा से जो गिरफ्तारी हुई है, हिमाचल पुलिस ने बेहतरीन कार्य किया है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस तरीके से प्रदेश का माहौल जो खराब हो रहा है, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद एक सेना के बहादुर अफसरों में से एक थे, सेनाएं में आपने सेवा दी है। खालिस्तान फिर से यूं कह सकते हैं कि जन्म तो नहीं ले रहा? ये अगर आप कुछ पीछे हटके देखें तो दिल्ली में जो चुनाव हुआ और सत्ता परिवर्तन वहाँ हुई, श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने 15 साल वहाँ हुकूमत की जी। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली का कायाकल्प भी उन्होंने किया था उन 15 सालों में। जी। उसके बाद जो हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भीतर ही खलबली मच गई, उसका फ़ायदा आप पार्टी जो खड़ी हुई थी, जिसको खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो अन्ना हज़ारे जी को जाता है। देखिए, अन्ना हज़ारे जी ने जो दिल्ली में, क्योंकि राजधानी थी हमारी देश की, वहाँ जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो उन्होंने एक जनव्यापक वहाँ आंदोलन शुरू किया, जिसमें शायद ही कोई हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रांत था, राज्य था, जिसके लोग हज़ारों की तादाद में आके दिल्ली उनकी इन रैलीज़ में, इन सभाओं में शामिल नहीं हुए। और उन्होंने अन्ना हज़ारे को समर्थन दिया क्योंकि वो समझते थे कि ये एक दूसरा शायद महात्मा गांधी का रूप है। वो जो मन संचालक थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के जब अन्ना हज़ारे राजनीति से अलग हो गए कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, लोकपाल बनाने का मुद्दा था, तो वो हट गए और अरविंद केजरीवाल जी ने अपना एक राजनीतिक दल बना लिया, आप पार्टी। वो जो अन्ना हज़ारे जी की जो विरासत थी वहाँ जो बन गई थी, उसका फ़ायदा उठा के अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए दिल्ली में। एक दफ़ा सत्ता में आए, सरकार नहीं चली, दूसरी दफ़ा सत्ता आए, मिलीजुली सरकार बनाई, तीसरी बार जो सत्ता में आए तो पूर्ण बहुमत लेके आए। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि दिल्ली में अगर कोई परिवर्तन हुआ है, आप पार्टी जिंदा हुई है, उसका पूरा पूरा श्रेय जो है अन्ना हज़ारे को जाता है। चलिए, बहुत होशियार निकले अरविंद केजरीवाल जी और सरकार बना ली, और उसके बाद उनकी नज़र पंजाब के ऊपर पड़ गई। वैसे तो उन्होंने सोचा कि मैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो उनके बरखिलाफ भी चुनाव लड़े हैं जी। खासकर वाराणसी में गए और चुनौती दी उन्होंने, क्योंकि शायद बहुत ऊंची उड़ान उसी वक्त उन्होंने ले ली कि शायद मैं उस ओहदे तक जहां नरेंद्र मोदी जी बैठना चाहते हैं मैं पहुंच सकता हूं। सर, वो उस दौरान मैं आपसे पूछना था, उस दौरान वो शायद अरविंद केजरीवाल जी के मन में अति उत्साह था, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, यूँ कह सकते हैं, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को हरा दिया था। उनका ये मानना था कि जिस तरीके से मैं इतनी दिग्गज नेत्री को हरा सकता हूँ, शायद वो मौका था और वो दस्तूर था कि मैं शायद इस वक्त के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शायद उनको भी मात दे दूँ। जी हाँ, थी शायद, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। ऐसी सोच ज़रूर होगी उनकी, क्योंकि वो जो उड़ान जो उन्होंने भरी एकदम से भर ली, और शायद उनको ऐसा महसूस हुआ कि दिल्ली को अगर इतना पूर्ण बहुमत 70 सीटों में से अगर मैं 63 जीत सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जीत सकता हूँ। इंसान की होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कर सकता है। लेकिन जो कहते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ जो थी वो कुछ और थी, और वहाँ मेरे ख्याल इनकी ज़मानत भी ज़ब्त हो गई थी। थोड़ा फिर ज़मीन के ऊपर इनके पाँव आ गए, तो गुजरात में भी इन्होंने कोशिश की, चुनौतियाँ दी, वहाँ भी नरेंद्र मोदी की सीधी टक्कर लेना चाह रहे थे उसी वक्त। तो उसके बाद जो नतीजे आए उससे थोड़े हताश ज़रूर हुए होंगे, लेकिन कोशिश इन्होंने नहीं छोड़ी, हर जगह करते रहे। नतीजे कोई बहुत अच्छे नहीं मिले, और ये जो पीछे जो चुनाव हुए हैं, इनमें सिवाय पंजाब के, जहाँ इन्होंने इसके पूर्व के चुनाव में प्रवेश कर लिया था, और शायद 27 या 28 मेरे ख्याल सीटें इनके झोली में आई थी, वो बीच में पार्टी टूट भी गई, फिर
16 रह गए थे MLA, लेकिन इनका एक बुनियाद वहाँ तैयार हो गई थी। और इस बार जब पंजाब में इन्होंने प्रवेश किया है और पूर्ण बहुमत जो हासिल किया है, इसमें भी मैं समझता हूँ इनकी सोच में कुछ गलती है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि आप पार्टी को पूरा समर्थन मिला है। आप पार्टी को समर्थन नहीं मिला। जो विरोध हुआ है, वो जो फार्म लॉज बनाए जी, प्रधानमंत्री और बीजेपी ने, उसका विरोध पंजाब में व्यापक रूप में हुआ। मतलब शायद ही कोई घर होगा जिमींदारों का, किसानों का, छोटे तबके के लोग जो थे जिनका, और आड़तियों ने सपोर्ट की, आड़तियों ने इसको फंडिंग किया। तो ये जो 1 साल से ऊपर धरने, फिर दिल्ली में सिंघू बॉर्डर में, गाजियाबाद में, मेरे ख्याल शायद फरीदाबाद की तरफ से भी इन्होंने जहाँ जहाँ वो डाका लगाया, धरने दे दिए, रास्ते रोक दिए। वो जो आग भड़की, उस आग को रोक नहीं पाए बीजेपी सरकार जो केंद्र में है, वो रोक नहीं पाई। देखते देखते जैसे पंजाब में चुनाव आने लगे, तो जाके उन्होंने सोचा कि इन कानूनों को हम वापस ले लें, जो फार्म लॉज बनाए थे, इनको कानूनों को वापस ले लें। वो वापस ले लिए, लेकिन उस वक्त फिर बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि पंजाब में जो बगावत बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बरखिलाफ हो चुकी थी, वो हो चुकी थी। और वो जितना वोट था उनका, फिर कांग्रेस को जा सकता था, बशर्ते कि अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से और मुख्यमंत्री की कुर्सी से ना हटाते। वो भगवान जाने कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के मन में क्या आया, ऐसे मोड़ के ऊपर उन्होंने उनको कुर्सी से उतरने के लिए मजबूर किया और एक ऐसा शख्स भेज दिया, नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि सवाई एक, मैं समझता हूँ कि जैसे एक डमरू बजाने वाला एक मुदारी होता है, मुदारी का रूप है उसका सच्ची, तो उसको बागडोर कांग्रेस की उसके हाथ में दे दी। वो तो निश्चित रूप से वहाँ उनको नुकसान होना ही था, और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से नुकसान ही नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी का वहाँ उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पंजाब में। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को धमकी आती है कि तिरंगा फहरा दिया जाएगा शिमला में, खालिस्तानी झंडे लगते हैं, कितनी चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। जिस तरीके से खालिस्तानी झंडे लगना हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश में अपने आप में दर्शाता है कहीं न कहीं चूक न कहीं जो है वो हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर? प्रदीप जी, जो मेरी इस मामले की सारी जो रीडिंग है, मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होने थे हिमाचल प्रदेश में। मतलब कोई वजह ही नहीं थी कि ऐसे हालात उत्पन्न होते। ये खमेज़ा जो आज हम भुगत रहे हैं, ये पंजाब में जो आप पार्टी की जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, और उसमें आप पार्टी के दिमाग में ये आ गया कि अब हमने पंजाब जीत लिया, अब हम हिमाचल जीतेंगे, और ये भी उन्होंने बयान दे दिया कि इसके बाद हम हरियाणा जीतेंगे, फिर हम राजस्थान जीतेंगे। ये जो हमारे उत्तर क्षेत्र की जो सीटें हैं, ये समझते हैं कि इनके हाथ में आने वाली है। लेकिन जो हम जानते हैं कि देखिए किसका बयान हम आज किसके बयान का जिक्र करें। विशाल कुमार विश्वास का जो बयान आया है, और मेरे ख्याल कोई ही मीडिया चैनल होगी या प्रिंट मीडिया होगा जिसमें उनके बयान को बड़े विस्तार तरीके से उन्होंने छापा नहीं या बोला नहीं, उसके ऊपर चर्चाएं भी हुई हैं। कुमार विश्वास कहते हैं कि वो उनके पुराने साथी हैं। वो कहते हैं कि हम तो संस्थापक भी हैं पार्टी के, आप पार्टी के, और मैं जानता हूँ उनको, खुद जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि जब हम दिल्ली जीत लिए हैं और फिर पंजाब में हम प्रवेश करने वाले, तो खालिस्तान का एक ग्रुप जो है, जो बड़ा सक्रिय हो रखा था उस वक्त, उनकी बैठक जो है, उनके नेता लोग जो हैं, चाहे वो देश के अंदर के थे चाहे वो विदेश के थे, उन्होंने एक गुप्त बैठक जो है बंद कमरे में अरविंद केजरीवाल जी से की, और ये कहा कि पंजाब में चुनाव जब होंगे तो हम आपको समर्थन देंगे, हम समर्थन देंगे। जितने भी खालिस्तानी मूवमेंट के साथ और भिंडरांवाले के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको हमारे से यहाँ निर्देश जाएंगे कि वो आप पार्टी को वोट दें। उसके साथ साथ बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हम आपको फंडिंग भी पूरी करेंगे, पैसा देंगे आपको इस चुनाव में लगाने के लिए। कुमार विश्वास कहते हैं कि वो हुआ। उनको इस चीज़ का जब खबर लगी है कुमार विश्वास को, वो कहते हैं कि मैंने सीधा अरविंद केजरीवाल से सवाल किया
कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, बंद कमरे में सुना है कि ऐसी ऐसी चर्चा हुई है और आप उससे जो हैं उसमें आपने हामी भर दी है। तो अरविंद केजरीवाल जी का बयान जो आता है, देखिए क्या बयान देते हैं कि अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं इनकी मदद के साथ, खालिस्तानियों की मदद के साथ, तो उसमें हर्ज क्या है। और अगर ये कहते हैं कि हमने अपना आज़ाद मुल्क बनाना है खालिस्तान को, तो मैं एक आज़ाद खालिस्तान का मैं प्रथम प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो उससे बढ़कर और अच्छा क्या हो सकता है। ये देखिए उसकी महत्वाकांक्षा उसने उस वक्त उसके सामने जाहिर की। अब उसने ये सार्वजनिक कर दी है बात, पूरे देश में इसके ऊपर एक डिबेट चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, बड़े बड़े नेताओं ने इसके ऊपर बयान दे दिए है। और मैंने भी, जब आप पार्टी ने मुझे भी अप्रोच किया कि आप पार्टी में शामिल हो जाइएगा, मैंने कहा मैं समझता हूँ कि ये तीसरा मंच हमारे लिए एक विकल्प हिमाचल प्रदेश में अच्छा तैयार हो सकता है, लेकिन आप मेरी बैठक एक ज़रूर मेरी सिटिंग करवा दीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी से, ताकि ये जो मुद्दे उठे हैं खालिस्तान के और एक आज़ाद खालिस्तान पंजाब को बनाने के, इसके बारे तो मैं उनसे स्पष्टीकरण लूँ, खुलेआम में चर्चा करूँ। वो मीटिंग करवाने के लिए कोई तैयार नहीं था, ना ही अरविंद केजरीवाल जी मेरे से मिलना चाहते थे। तो इसलिए फिर मैं मीडिया में गया, ये हुआ। अब पंजाब जो है अरविंद केजरीवाल जी के और भगवंत मान की तो बात ही छोड़िए ना, उनके हाथ में बागडोर पंजाब की नहीं है। नेतृत्व जो है वो भगवंत मान के हाथ में नहीं है, वो नेतृत्व जो है रिमोट कंट्रोल से अरविंद केजरीवाल चला रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी का रिमोट जो मैं समझता हूँ कुमार विश्वास के बयान के बाद, मैं समझता हूँ कि वो खालिस्तानियों के हाथ में है। वो जो SJF जो सीक्स फॉर जस्टिस, FJF जो है, जिसके मुखिया जो हैं वो हरपतवंत सिंह पन्नू हैं, जिनका बयान तकरीबन रोज़ आने लग पड़ा, बयान ही नहीं वीडियो आ रहा है उसका मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो कहता है कि हमने अब पंजाब में खालिस्तान बनाना है, आज़ाद मुल्क बनाना है, और आपका जो एक वाहन है, जिसको कहते हैं वाहन है, इस गाड़ी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हमने सपोर्ट किया है, आप पार्टी को, इसको हमने फंडिंग दी है। फंडिंग का अब देखिए प्रदीप जी, उसका फंडिंग का आंकड़ा दिया है उन्होंने, $6.70 मिलियन उन्होंने सार्वजनिक कहा है कि मैंने दिए हैं इनको, इतने पैसे दिए हमने इनको जिताने के लिए। और वो अगर उसको हम करोड़ों में, रुपयों में बदलें तो 67 करोड़ रुपया उन्होंने आप पार्टी और केजरीवाल को जिताने के लिए, उसकी पार्टी को जिताने के लिए, उनके बयान के मुताबिक उन्होंने दिया है। बड़ी भारी रकम है। तो आज फिर वो अपना मकसद पूरा करने के लिए, पंजाब को तो खालिस्तान बनाना चाहते ही हैं, वो उन्होंने उसके ऊपर एक और बयान दे दिया कि हिमाचल प्रदेश जो हिस्सा था पंजाब का, उसको भी हम शामिल करेंगे, यहाँ तक कह दिया। और उन्होंने जो धमकी दी कि हम शिमला में अपना खालिस्तान का झंडा और भिंडरावाले के पोस्टर लगाएंगे, वो शिमला ना पूर्ण करके उन्होंने यहाँ हमारी विधानसभा जो धर्मशाला है वहाँ झंडे लहरा दिए। तो मैं समझता हूँ कि चूक जो हुई है, चूक हमारी कानून व्यवस्था की चूक हुई। जब ऐसी धमकी आई थी, उनको हमारे कानून व्यवस्था के जो भी हैं मुख्यमंत्री इत्यादि जो हैं, उन्होंने बड़ा हल्का लिया। हल्का नहीं लेना चाहिए। वो एक व्यापक खतरा आज हमें खालिस्तान का बन गया है। और जब वो खुलेआम में क्लेम कर रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं कि हिमाचल जो पंजाब का हिस्सा था उसको हमने खालिस्तान में शामिल करना है, पंजाब करना, तो उनको हल्का नहीं लेना चाहिए। वो जो इश्तहार लगे हैं और झंडे लगाए हैं उन्होंने, बेशक जैसे आपने कहा कि उसको पकड़ लिया उन्होंने, श्रेय जाता है हिमाचल पुलिस को, मैं ज़रूर श्रेय दूंगा हिमाचल प्रदेश को, पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जयराम जी की पकड़ जो है कानून व्यवस्था के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वो हल्की है, ढील है उसमें। वो अभी शासन प्रशासन को 4-4.5 साल हो चुके, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि वो घोड़े पे बैठा दिए, लेकिन लगाम उनके हाथ में नहीं है, लगाम कई और लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हैं, चाहे इन्हीं के पार्टी के नेता मंत्री, उनके हाथ में हैं। ये घोड़े के ऊपर बैठे हैं, सज धज के बैठे हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो खतरा जो आज है, बहुत व्यापक खतरा हिमाचल प्रदेश के लिए है। और हमें, जैसे आपने जिक्र किया कि मैं तो एक फौजी हूँ, सेनानी हूँ, 3 लड़ाइयाँ मैं लड़ चुका हूँ, 1962 की चाइना के बरखिलाफ, पाकिस्तान के 65 की लड़ाई, बांग्लादेश की 71 की लड़ाई। तो मैं समझता हूँ
जी जी। मैं समझता हूं कि फौजी होने के नाते मैं समझता हूं कि जितने भी हम पूर्व सैनिक भी जो हैं, जिनका मैं अध्यक्ष भी हूं, मैं समझता हूं कि एक हम चुनौती दे दें। ये खालिस्तान का नारा जो दे रहे हैं और खालिस्तान बनाने वाले जो कह रहे हैं कि हिमाचल को भी शामिल करेंगे, खासकर कांगड़ा को शामिल करेंगे, उनको मैं बड़ा स्पष्ट कह देता हूं कि अभी तक हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, ठीक है। इस देश की खातिर कुर्बानी दे रखी है हमने, एक नहीं हजारों सैकड़ों हमारे धरती पुत्र यहाँ के जो हैं, विशेषकर कांगड़ा के, जो उन्होंने अपनी जान की आहुति दी है इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। भूमि की मिट्टी की सौगंध खा के उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तक दी है। आज भी हम अपने प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, देवभूमि को, वीर भूमि को हम बचाने के सक्षम हैं। कोई उंगली उठा के कोशिश करे, आंख ना उठाए, हम जानते हैं कि उनके साथ कैसे हमने डील करना है और कैसे ऐसी तत्वों के साथ हमने निपटना है। हम निपट लेंगे, पर जयराम ठाकुर जी थोड़े मजबूत हों, तगड़े हों। इस वक्त उनकी छवि जो है वो है कि एक सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। आर्मी की लैंग्वेज जो हम कहते हैं कि सॉफ्ट टारगेट है। उनके ऊपर जो कोई भी आक्रमण करता है और वो चुनौती का सामना करने में इतने अभी काबिल नहीं हुए हैं, सक्षम नहीं हुए हैं। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, देखिए क्या होता है। मेजर साहब की सीधे तौर पर उन खालिस्तानी व्यक्तियों को चुनौती है जो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं, खुद सेना के अफसर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देवभूमि की रक्षा करना इनको बखूबी आता है कि किस तरीके से रक्षा की जाती है। दो टूक शब्दों में कह दें तो चुनौती मेजर साहब ने सीधे तौर पर उनको दी है और चेतावनी दी है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि पर अपनी नज़र ना रखें। सर, दूसरी सवाल की तरफ आते हैं। नई नवेली टीम का गठन हुआ, खुद आप कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता रहे हैं। नई नवेली जो टीम गठित हो गई है, प्रतिभा सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया है। कैंपेन कमेटी का प्रचार प्रसार का जिम्मा सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब को मिला है। सीएलपी लीडर वही हैं। 4 जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए हैं, डिवीज़न में बांट दिया है जिस तरीके से कहें। क्या लगता है आपको, ये जो नई नवेली टीम जो गठित की है कांग्रेस हाईकमान ने, कहाँ तक सही फिट बैठती है और कहाँ तक आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी? एक जो आपने यहाँ फिक्रा यूज़ किया है कि ये डिवीज़न कर दी है, एक को अध्यक्ष बना दिया, एक को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, एक को जो इस वक्त उसके पास जो ओहदा है वही रहने दिया उनको। लेजिस्लेटिव पार्टी जो कांग्रेस की है उसके नेता बने, प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये जो आपने शब्द यूज़ किया है, ये जो डिवीज़न की है, इससे कांग्रेस पार्टी डिवाइड ही रहेगी। इस डिवीज़न ने और हालात जो हैं बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि सभी इस चीज़ के प्रत्याशी थे कि मैंने मुख्यमंत्री बनना। मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री का दावा पेश कर रहा था, सुक्खू दावा पेश कर रहा था। अब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी जो हैं प्रतिभा सिंह जी, वो भी एमपी का चुनाव जीती थी और वो भी समझती थी कि मेरा भी दावा बनता है क्योंकि मेरे पति इतने वर्ष तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। तो ये कांग्रेस पार्टी में जो परिवारवाद चल रहा है, ये ख़त्म होने के उस पर नहीं आ रहा है, वैसे ही चला जा रहा है। मैंने पीछे भी एक बयान दिया था कि अगर कांगड़े का उदाहरण लें, 15 यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, 15 में से 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे हैं जहाँ पे या तो बाप एमएलए रह चुका है, या बेटा रह चुका है, या बेटी बन गई, या धर्मपत्नी बन गई। मतलब एक परिवार तक ही कांग्रेस जो पार्टी है सीमित हो गई है। और ऊपर से देखिएगा वो भी यही है, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को एमपी बना दिया, उन्होंने अपने सुपुत्र को एमएलए बना दिया। तो ये परिवारवाद जो है, बार बार जो विपक्ष है ये कह चुका है कि ये प्रजातंत्र में आप ऐसे जो काबिल और योग्य, जो एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे नौजवान जो आना चाहते हैं, इस देश को अपने लक्ष्य की ओर ले जाना चाहते हैं, आप उनको कभी मौका ही नहीं देंगे। वही घिसे पिटे लोग जो हैं वो आए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि प्रतिभा सिंह जी ने, आप अपने नाम के साथ पहले प्रतिभा सिंह जी लिखते थे, अब प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी लिखने लग पड़े हैं। देखिए, आप सिंपथी वोट अगर आपको शायद मंडी में मिला होगा, मैं नहीं समझता सिंपथी वोट मिला, पर आप जीत गई वहाँ थोड़ी सी मार्जिन से।
वो गलत करतूतें जो थी जयराम ठाकुर जी को मैं बार बार कहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप अपने ज़िले को ना संभाल सके, उस मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने प्लेट में थाली में परोस के दे दिया कांग्रेस पार्टी को। इससे बड़ी और मैं समझता हूँ कि पराजय किसी की हो ही नहीं सकती है। पर फिर भी पार्टी आपको चला रही है, वो अलग बात रही। लेकिन प्रतिभा सिंह जी पार्टी को चलाने में सक्षम नहीं होंगे। 4 उन्होंने अब वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिए हैं, अतिरिक्त अध्यक्ष बना दिए हैं। उनमें से 1-2 बड़े करीबी हैं प्रतिभा सिंह जी के, वो पार्टी चलाएंगे। प्रतिभा सिंह जी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पार्टी को चला सके। वो अध्यक्ष होने के नाते वो नेतृत्व शिमला से लेके कांगड़ा तक, हमीरपुर तक, ऊना तक, सिरमौर तक नेतृत्व नहीं दे सके। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का होल्ड शुरू से रहा है, डॉक्टर परमार के टाइम से शिमला रीजन में, क्षेत्र में रहा है। लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बीजेपी ने अपना जो है वो वजूद जो है कायम किया है, उनके पास सत्ता है इस वक्त। और मैं समझता हूं प्रदीप जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के निवासी हैं, 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो कि अपने में एक बड़े काबिल एक होम मंत्री गिने जाते हैं, इन दोनों की गुजरात जो है इनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि है। हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 4 साल यहाँ के प्रभारी रह चुके हैं। बार बार ये थकते नहीं हैं बोलने के लिए कि मेरा यहाँ इस प्रदेश के साथ ये मेरा दूसरा गृह है। मैं समझता हूँ कि मेरा दूसरा ये घर है और हर एक लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जगह जगह के नाम जानते हैं, हमारे यहाँ के पकवान क्या हैं, मदरा क्या है, वो सेतु वड़ी क्या है, सर उसका जिक्र करते नहीं थकते। तो अपनापन समझते हैं। मेरी नज़र में जो मेरा अनुभव है राजनीति का, नरेंद्र मोदी जी गुजरात को और हिमाचल प्रदेश को अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। बीजेपी यहाँ किसी तरह भी हार मानने के लिए अपनी रणनीति तैयार नहीं कर रही है, वो यहाँ जीतने की रणनीति तैयार कर रही है, जिसका जवाब ना तो कांग्रेस पार्टी के पास है और ना आप पार्टी के पास। आप पार्टी आपने देखना कि कुछ अरसे में जो इनकी हरकतें हो रही हैं खालिस्तानियों के साथ, और हरपतवंत सिंह जो पन्नू हैं उसके जो बयान आ रहे हैं, ये एक खतरा बन चुका है। पंजाब एक बहुत ही एक संवेदनशील एक राज्य है, पाकिस्तान बॉर्डर लग रहा है। अब कह रहे हैं कि ISI ने भड़काया है पंजाब के लोगों को, जो पटियाला में प्रदर्शनी हुई है नंगी तलवारों के साथ, हिंदुओं के आक्रमण किया है, हिंदू काली मंदिर के ऊपर आक्रमण किया। मोहाली में कुछ दिन पहले वो रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने वहाँ बम चला दिया है। और अब कैसे कह रहे हैं कि शायद ही कोई दिन जाएगा जब पंजाब में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ेगी नहीं, और उसमें पाकिस्तान ISI मदद कर रहा है, उसमें खालिस्तान शक्तियां जो बाहर बैठी हैं वो मदद कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ जब वो हालात बिगड़ेंगे तो हिमाचल में शांति कहाँ से रहेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आप पार्टी है उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, उन हिमाचलियों को सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आम पार्टी में ऐसे मत चल जाइए कि बीजेपी ने काम नहीं किया या कांग्रेस ने काम किया तो हमारे पास ये विकल्प निकला है। ये विकल्प जो है ये देश का बंटवारा करने के लिए विकल्प है। 1947 में हमारा बंटवारा हो चुका, पाकिस्तान बन चुका। खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते अब एक खालिस्तान को मत तैयार करने दीजिएगा और खालिस्तान में हमारे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा मत शामिल होने दीजिएगा। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ, समझिएगा कितना बड़ा खतरा है। आप ये मान के चलिएगा कि हम मंच कर सकते हैं एक और तैयार। अगर तीसरा विकल्प की बात करते हैं, हमने पहले भी प्रयास किए हैं, आज भी मैं समझता हूँ हम सक्षम हैं कि हिमाचल प्रदेश के भीतर ही, अंदर ही हम एक ऐसा तीसरा मोर्चा तैयार कर दें, एक विकल्प तैयार कर दें जो शुद्ध हिमाचलियों का हो, जो खालिस्तानियों के ऊपर और केजरीवाल जी के ऊपर निर्भर ना हो। वो हम देख रहे हैं कि हमें पतन की ओर ले जाने के लिए उनकी सारा प्रयास है। मत जाइएगा, मैं बार बार आपको इस चीज़ के लिए चेतावनी देना चाहता हूँ। जी,
मत जाइएगा पतन की तरफ बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी, ये कहना मेजर साहब का है। मेजर साहब, कांग्रेस बहुत वर्षों से आप रहे, जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो डिवाइडेशन जो की है, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए हैं, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष अलग है, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अलग है, तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में फिर से मेजर साहब नहीं जाने वाले, ये आपने साफ तौर पर पहले भी साक्षात्कार में कह दिया है। अब सर, आपके जो जुड़े हुए लोग हैं जो मेजर साहब को पसंद करते हैं, 1978 से आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, और यूं कह सकते हैं कि वीरभद्र सिंह के बाद सबसे वरिष्ठ नेता आप हिमाचल प्रदेश के हैं, और जो इस वक्त भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आप काम कर रहे हैं, आपके जो समर्थक हैं अब वो इस असमंजस में है कि मेजर साहब का क्या फैसला होगा। जिस तरीके से आपकी दाहिनी तरफ मनोज राणा जी बैठे हैं, काफ़ी वर्षों से आपके साथ ये जुड़े रहे हैं, और ये भी इसी कश्मकश में है कि मेजर साहब का निर्णय क्या होगा। शाहपुर की जनता ये सोचने और विचारने पर मजबूर है कि मेजर साहब का पैंतरा क्या होगा। क्या मेजर साहब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, क्या मेजर साहब अलग कोई दल बना रहे हैं, क्या मेजर साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये सवाल जो है वो जनता का है, जनता के जहन में ये बार बार उठता है, इसलिए मैंने सर आपसे पूछने की कोशिश की। जी, मैं खुद थकता नहीं हूँ इस प्रश्न का जवाब देते हुए। सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल के ऊपर बात होती रहती है, अगला कदम क्या है आपका मेजर साहब। तो प्रदीप जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब, फिलहाल का जवाब तो यही है कि हालात देख रहे हैं, राजनीतिक हालात कैसे बन रहे हैं और परिस्थितियां कैसे बनती हैं। ये ज़रूर एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे दिल में बहुत एक तमन्ना है कि कांगड़ा का उत्थान हो, कांगड़ा उठे। जैसे हर पहलू में हम सक्षम हैं, जैसे मैंने कहा कि इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए क्या कुछ नहीं हम कांगड़ा के लोगों ने किया है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ कांगड़ा की हैं। बहादुरी का अगर आप इतिहास देखें, कांगड़ा का है। लेकिन राजनीति में हम मार खा जाते हैं। मेरा प्रयास रहा है कि कांगड़ा से नेतृत्व उभरे, कांगड़ा का भी मुख्यमंत्री कोई बने। शांता जी के बाद कोई कांगड़ा का मुख्यमंत्री बना नहीं, उनको भी 2-2.5 साल से ज़्यादा चलने ही नहीं दिया है। तो कब ये जज्बा, कब ये भावना हमारे कांगड़ा के लोगों में उत्पन्न होगी, प्रयास तो मैं करता रहूँगा। देखिए, अभी भी मेरा प्रयास जारी है। साहब, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं इसका उत्तर ऐसे ढंग से दूं प्रदीप जी कि मैंने मैदान खाली नहीं छोड़ना है। जी, मैंने मैदान खाली नहीं छोड़ना है जी। किसी रूप में मैं भी आऊँ, पर मैदान में हूँ मैं जी, और मैं मैदान में रहूँगा। और ये भी मेरी कोशिश है कि एक ऐसा नया मंच अब हम तैयार करें, क्योंकि आपको तो नकारना ही पड़ेगा। वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक ख़तरा बन गया है, नकारना पड़ेगा, क्योंकि विभाजन की और देशद्रोहियों के साथ अगर वो चलने के लिए तैयार हैं तो उनका स्थान हिमाचल प्रदेश में कोई कतई नहीं है। लेकिन दूसरी बात, मैं सोचता हूँ कि अगर हम कुछ लोग इकट्ठे हों और अपना एक विकल्प तैयार करें तो शायद जनता उसको स्वीकार करे और चले। हर बार मुझे ये कहते हैं कि आप जितनी दफ़ा कोशिश की है आपने एक तीसरा मंच, तीसरा विकल्प खड़ा करने के लिए, उसमें कामयाब नहीं हुए। कुछ हद तक हुए हम, जैसे एक बार जब चुनाव लड़े 17 सीटों में से हमने 11 सीटें जीती थी। ऐसी बात जनता दल के टाइम पंडित सुखराम ने भी, जो स्वर्गवास अभी हुए हैं, इन्होंने भी अपना एक दयाल हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई थी, तब भी जो बैलेंस ऑफ पावर था इनके हाथ में आ गया था। तो हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ संपर्क करें जो अच्छे हैं, स्वच्छ छवि वाले हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्ट ना हों, कपटी ना हों, छल ना करें, क्योंकि हमारे साथ छल हुआ है। और कांग्रेस को मैंने, जो आपने एक प्रश्न किया, मैंने कहा इसलिए नकार दिया और कोरा जवाब दिया कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, क्योंकि हमारे साथ जो है भेदभाव की नीति वीरभद्र सिंह जी ने हमारे साथ बहुत बड़ी, निचले क्षेत्र के साथ बहुत उन्होंने भेदभाव की नीति इस निचले क्षेत्र के साथ की। यहाँ तक कि यहाँ की जो लीडरशिप थी, नेतृत्व था, जो उभरने वाले लीडर थे, उनको ख़त्म कर दिया। आप ऐसे बाहर जाके उसने ऐसे ऐसे जो दलाल थे, दलालों को उन्होंने उठा के राजनीति में लाना बेहतर समझा, अच्छे लोगों को इन्होंने नकार दिया। तो आज ये जो क्राइसिस जो है, संकट जो आज यहाँ कांग्रेस में बना है, वो ये है कि कोई कद का लीडर नहीं रहा है, सब बौने बौने हैं, बौने बौने हैं, कद का लीडर कोई नहीं रहा जो इनको
दिशा दे सके, कोई इनको आगे चला सके। तो मैं समझता हूँ कि आज वक्त थोड़ा सा और संयम बरतने का है। देखें हम हालात कैसे बनते हैं, परिस्थितियाँ कैसी उत्पन्न होती हैं। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो आपने एक और साथ में सवाल कर दिया, बीजेपी का जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है इस वक्त देश का, बीजेपी के हैं ना वो नरेंद्र मोदी, मैं व्यक्ति तौर के ऊपर उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत बरसों के बाद, खासकर मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री बने, उनके साथ अगर तुलना कीजिए तो ये मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं एक बड़े कर्मठ, सुलझे हुए और दूरंदेशी एक और राष्ट्रभक्त एक प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रभक्त हैं, इसमें कोई नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल उठा सकता। राष्ट्रभक्त हैं, इन्होंने अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक सपना देखा है। वो जो उन्होंने उसके लिए जो उन्होंने पैमाने रखे हैं या जो मंजिलें तय करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उस पथ के ऊपर वो सक्रिय होके बड़े मजबूत होके चल रहे हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे आप देखिएगा कि ये जहांगीरपुरी में कोई घटना घटी, या जो एक बाग कौन सा था वो दिल्ली में, शाहीन बाग की घटनाएं घटी है। अब जो बुलडोज़र चला रहे हैं, जहाँ नाजायज़ कब्जे किए हैं, देखिए वो सारे नाजायज़ कब्जे जो हैं वो केजरीवाल जी, कहा जाता है कि केजरीवाल जी ने, आप पार्टी ने बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को हज़ारों की तादाद में वहाँ बसा दिया है। और वो हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं, वो रेफ्यूजी हैं, उनको बसा दिया है, चुन चुन के बसाया है, सब सुविधाएं उनको दे रहे हैं और वही अपना वोट बैंक तैयार करते हैं वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि उसका समर्थन अगर कांग्रेस पार्टी करे, उन लोगों का समर्थन करे कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी करें, तो मैं समझता हूँ कि देश के हितों के विरुद्ध है वो। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। जो ऐसी ताकतें हैं जो देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं या देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उनके साथ दो हाथ करने के लिए, चार हाथ करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल काबिल हैं, योग्य हैं। और ऐसा नेतृत्व हमारे देश को मिला है जिसकी मैं तारीफ करता हूं। बाकी रही बीजेपी की पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के जो हल्के निचले दर्जे के लोग हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। वो कांग्रेस भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी, बीजेपी के छोटे तबके के जो राज्यों में जो लोग हैं, राष्ट्र स्तर के ऊपर नहीं मैं कह रहा हूँ, जो राज्यों में लोग हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ही ले लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में आज दिन तक हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, ये उन लोगों को आइडेंटिफाई बेशक उन्होंने कर लिया है कि जिन्होंने अपने जो उनके साधन हैं, उन साधनों से कहीं ज़्यादा संपत्ति जो है वो तैयार कर रखी है। चाहे वो पैसा है, ज़मीनें हैं, होटल हैं, मकान हैं, न जाने क्या क्या इमारतें कहाँ कहाँ बना रखी है। प्रदेश के बाहर भी हो सकता है। मुझे तो यहाँ तक खबर मिली कि यहाँ का एक बहुत उच्च कोटि का जो ब्यूरोक्रेट है, अधिकारी, जो हमारा प्रशासनिक अधिकारी है, उसने कुछ ही दिन पहले चंडीगढ़, मोहाली या कहाँ पंचकुला में नीचे में करोड़ों रुपए की एक वहाँ उन्होंने कोठी या मकान खरीद रखा है। इन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप में आप जनता के सामने तो रखिएगा। आप कहते हैं कि हमारी सरकार में पारदर्शिता है, आपकी सरकार में पारदर्शिता तब माने जब ये सारे तथ्य इन आपके मंत्रियों के पास कितनी संपत्ति इन्होंने तैयार कर ली है इन 4-5 सालों में। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो बेशक आरएसएस से जुड़े हुए आपकी पार्टी में आए हैं, जिनको आपने ओहदा पार्टी में दे रखा, उनकी संपत्ति कितनी इकट्ठी हो गई है। मैं कैसे कहूँ कि बड़ा अंतर है आपके में और कांग्रेस पार्टी में। उन्हीं मार्गों के ऊपर आप चले हैं जैसे कांग्रेस बहुत बदनाम हुई थी कांग्रेस पार्टी, इसीलिए आज भी बदनाम हुई जा रही है, आज भी उनके स्कैंडल निकल रहे हैं, लेकिन आपके भी तो स्कैंडल कुछ कम नहीं है। तो जो देश का नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, वो एक तगड़े एक नेता के हाथ में है। पर राज्यों में जो आपका जो जितना भी नेतृत्व है, मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनके ऊपर आप लगाम नहीं डाल सके हैं, पूरी छूट दी है। उन्होंने भी जैसे कांग्रेस लूटती थी, ये लोग भी लूट रहे हैं। इन्होंने भी वही धंधा दलालों वाला चलाया था जो कांग्रेस वाले चला रहे हैं।
तो इसको अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर आने वाले इस चुनाव में आपको खमेजा भुगतना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी अब खुद इस चुनाव में जो उन्होंने प्रचार चलाना है, जो जैसे तैसे भी कैंपेन चलाना है, मैं सोचता हूँ कि इन्होंने अपने हाथ में ले लेना है, क्योंकि ये जानते हैं कि इस वक्त हिमाचल की परिस्थिति इतनी मजबूत नहीं है। जैसे 4 बाई इलेक्शन हार गए तो उसके बाद सावधान तो हो गए हैं ना, तो ये किसी और के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। ये खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये खुद सारी भागडोर अपने हाथ में लेके हिमाचल को जिताने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। ये थे हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया। सारे सवालों का सारा जवाब बड़ी बेबाकी से देते हैं, इसलिए शायद सुर्खियों में मेजर साहब बने रहते हैं। और मेजर साहब 1978 से आज तक की एक्टिव पॉलिटिक्स में सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों में से एक हैं जो आज तक की राजनीति करते आ रहे हैं। मेजर साहब अपने असूलों के लिए जाने जाते हैं, अपने असूलों से समझौता ये नहीं करते, इसलिए शायद इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है जो कांग्रेस पार्टी से आजकल ये बाहर चल रहे हैं। मेजर साहब ने 2 टूक बात जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए कही है कि खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो आम आदमी पार्टी को जो है वो फंडिंग करते हैं, ये उनके नेता कुमार विश्वास का कहना है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो प्रदेश में ऊपर की तरफ था वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं खालिस्तानियों के लिए। सीधे तौर पर मेजर साहब ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि देवभूमि हिमाचल को जो है वो शर्मसार ना करें, और इनको बाखूबी आता है क्योंकि सेना के अधिकारी रहे हैं किस तरीके से निपटना है। दूसरी ओर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी तारीफ भी मेजर साहब ने की है कि देश का नेतृत्व जो जिस हाथों में है वो हाथ काफ़ी काबिल हैं और देश को सही दिशा और दशा में वो लेकर आगे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर प्रदेश में आकर यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं सभी मंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के। तो यहाँ पर राज्यों में जो मंत्रियों की लगाम है उसको सही ढंग से खींचने में जो जयराम ठाकुर साहब हैं वो सक्षम नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स पर उनकी पकड़ नहीं है, उनको सब कुछ पता होते हुए भी कुछ उनके पास नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि सॉफ्ट जो है टारगेट जो है जयराम ठाकुर हैं। साथ ही साथ मेजर साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, पत्ते मेजर साहब ने अभी तक नहीं खोले हैं और मेजर साहब ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सेना का जवान हूं, मैदान नहीं छोड़ूंगा। अब मैदान नहीं छोड़ूंगा तो इसके मायने कई लगाए जा सकते हैं और साफ तौर पर अब यूं कह सकते हैं मेजर साहब मैदानी रन में उतरेंगे या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में एक छुपा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दे दिया है कि मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा, तो साफ तौर पर हम ये आंकलन इससे निकाल सकते हैं कि 2022 में मेजर साहब फिर से एक बार मैदान संभालने को तैयार हैं। अब ये देखना होगा वो मैदान कौन सा होगा, किस पार्टी का होगा, किस मंच का होगा। क्या कोई नया तीसरा विकल्प निकल के आएगा या फिर किसी पार्टी में मेजर साहब की एंट्री दोबारा हो जाती है। ये थी आज की शख्सियत मेजर विजय सिंह मनकोटिया। अगली शख्सियत के आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज।